Hello dear learners, in today's video I am going to discuss about the second part of the electrophoresis. आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस पार्ट सेकेंड डिस्कस करेंगे और जैसा कि पार्ट वन हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस का ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है जिसमें कि हमने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली ये हमने डिस्कस की हैं। तो आज के सेकंड पार्ट में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के खास करके जेल टाइप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे और एसडीएस पेज या एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिटेल में हम स्टडी करेंगे। साथ में एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोफोरेसिस की यहाँ पे कंप्लीट होंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेकंड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस आप सभी बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है कि जो भी चार्ज मॉलिक्यूल हैं उन चार्ज मॉलिक्यूल को हम जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूवमेंट शो करते हैं। जो भी मूवमेंट होती है वो डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल कैसा है। जैसे कि हम ये जेल प्लेट लेते हैं और इस जेल प्लेट को हम पावर सप्लाई के साथ अटैच करते हैं जिसमें कि हमारे पास कैथोड और साथ में क्या होता है एनोड। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऑब्वियसली जो भी पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो एनोड की तरफ मूवमेंट शो करेंगे और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो कैथोड की तरफ अपनी मूवमेंट शो करते हैं। तो जैसा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल टाइप की बात करते हैं, कौन कौन से जेल इसमें यूज़ होते हैं, जैसे कि स्टार्च जेल है, सेलुलोज एसीटेट है, एगारोज जेल और साथ में हम यूज़ करते हैं पॉलीएक्रेलामाइड जेल। आई रिपीट वंस अगेन, स्टार्च जेल, सेलुलोज एसीटेट जेल, एगारोज जेल, पॉलीएक्रेलामाइड जेल। सो सबसे पहले जैसे कि सेलुलोज एसीटेट जेल की बात करते हैं। अब देखिए ये जो सेलुलोज एसीटेट है ये एक थर्मोप्लास्टिन रेजिन है। क्या होता है ये? थर्मोप्लास्टिन रेजिन है। और इसको बनाया कैसे जाता है? इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी सेलुलोज है उस सेलुलोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। सेलुलोज को हम क्या करेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड के थ्रू ट्रीटमेंट देंगे जिससे कि क्या होगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एसिटाइलेशन हो जाएगी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की क्या होगी? एसिटाइलेशन। तो सेलुलोज एसीटेट एक थर्मोप्लास्टिन रेजिन है जिसमें कि हम सेलुलोज प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड की ट्रीटमेंट करते हैं ताकि जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें एसिटाइलेशन जो है वो देखी जा सके। इसी तरह से ये जो सेलुलोज एसीटेट जब ये ड्राई होता है तो इसकी जो मेम्ब्रेन है इसमें 80% एयर स्पेसेस, साथ में फाइबर्स और साथ में ब्रिटल फिल्म जो है वो प्रेजेंट होती है। जैसे सेलुलोज एसीटेट ड्राई होगा तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? 80% एयर स्पेसेस होंगे, फाइबर्स होंगे और ब्रिटल फिल्म जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। और जो भी ये फिल्म बनती है उसको हम बफर में सोक करवाते हैं जिसकी वजह से जो भी इसका स्पेस खाली बचा हुआ है वो खाली स्पेस जो है वो बफर के थ्रू क्या हो जाता है? फिलअप हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो सेलुलोज एसीटेट जो कि जिसमें कि क्या होती है? ऑपेसिटी होती है, तो इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है। ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें 95:5 95:5 रेशियो में हम क्या करते हैं? मिथेनॉल और ग्लेशियल एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत सेलुलोज एसीटेट की ये है कि इसको आप काफ़ी लंबे समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से सेलुलोज एसीटेट को प्रिपेयर किया जाता है एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ जेल। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करेंगे एगारोज जेल। तो जैसे कि एगारोज क्या है? एगारोज जो है वो एक पॉलीसेकेराइड होता है। हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आते हैं कि जो एगारोज है ये अगार अगार का बना हुआ है। तो अगार अगार क्या है? ये एक पॉलीसेकेराइड है। और ये पॉलीसेकेराइड कहाँ से डिराइव करते हैं? ये डिराइव किया जाता है रेड एल्गी से। तो आपको पता होगा कि रेड एल्गी में खास करके जो ग्रेसिलेरिया है या फिर साथ में
जेलिडियम है। तो ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो एगरोस जो है वो क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। और एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस खास करके यूज़ होती है फॉर द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड या फिर जो लार्ज प्रोटीन या प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके लिए। और ख़ास करके एगरोस जेल में हम क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो भी सेपरेशन है और बेटर वे में देखी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे एगरोस जेल अगर आप देखें तो इसके जो यूनिट्स, जैसे ये एग्रोबायोज का बना हुआ है, ये किस चीज़ का बना होता है, एग्रोबायोज यूनिट्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर डी गैलेक्टोज है और डी गैलेक्टोज के साथ हमारे पास 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोज है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डी गैलेक्टोज और साथ में 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोज जो है ये मिलके क्या बनाते हैं, एग्रोबायोज बनाते हैं। तो ज़्यादातर इसकी कितनी कंसंट्रेशन यूज़ की जाती है, हार्डली 1 to 3% इसका कंसंट्रेशन जो है वो यूज़ किया जाता है। और ख़ास करके ये जेल की प्रॉपर्टी क्यों देता है, जो एगरोस है वो जेल की प्रॉपर्टी इसलिए देता है क्योंकि भाई इसमें इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं। तो इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये किस तरह का लुक देगा, जेलिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। और जो भी पोर का साइज़ है वो डिपेंड करता है कि कितनी कंसंट्रेशन में हमने एगरोस यूज़ किया है। अगर कम एगरोस यूज़ करेंगे भाई पोर साइज़ बड़ा होगा, और अगर हम ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे तो पोर साइज़ कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बाकी अगर आप प्योरिटी देखना चाहते हैं एगरोस की तो ये डिपेंड करता है कि सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है। लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट, जितनी कॉन्सेंट्रेशन लोअर होगी सल्फेट की उतना ही एगरोस प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो कंसंट्रेशन सल्फेट की कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि एगरोस प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हो। बाकी जैसा कि एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम यूज़ करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमने हॉरिजॉन्टल एगरोस चैम्बर का यूज़ किया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेल्स बने हुए हैं, इन वेल्स में हम जो भी डीएनए है उसको लोड करते हैं और ये जेल जो है ये आपको यहाँ पे स्प्रेड होते हुए नज़र आ रहा है। साइड में बफर चैम्बर जो है वो दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो भी ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें हम एक कैथोड यहाँ पे एनोड होगा, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एनोड और यहाँ पे होता है कैथोड। तो एक्चुअल में क्या है, जैसे ही पावर सप्लाई देंगे तो क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा डीएनए है उसके ऊपर चार्ज वाई मास रेशो कैसी रहती है, कांस्टेंट। इसलिए जब भी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं तो ये किस बेस पर सेपरेशन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अगर साइज छोटा होगा भाई सबसे दूर मिलेगा, अगर साइज बड़ा होगा तो ये ज़्यादा रन नहीं करता है तो ये नियर बाय मिलता है। तो क्योंकि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ऑब्वियसली ये क्या करता है, एनोड की तरफ मूवमेंट शो करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूवमेंट शो करता है। तो ये है हमारा एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम जेल प्लेट लेते हैं, सैंपल को लोड करवाते हैं, जैसे ही पावर सप्लाई देंगे तो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट सबसे दूर जाएगा और जो लार्जेस्ट है या हैवी वाला है वो सबसे नज़दीक सेपरेट आउट होता है। बाकी डीएनए की सेपरेशन के लिए एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, एक तो इसको बनाना बहुत आसान होता है, बाकी इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो भी रेजोल्यूशन आती है फिल्टर पेपर के ऊपर, बहुत बढ़िया रेजोल्यूशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। जो भी लार्ज क्वांटिटीज़ हैं प्रोटीन्स की उनको हम सेपरेट या रिकवर कर सकते हैं। और साथ में जो एड्जॉर्प्शन है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल की वो कैसी होती है, इसमें निग्लेजिबल होती है और ये एड्जॉर्ब करता है प्रोटीन जो कि रिलेटिवली लेस एज कंपेयर टू अदर मीडियम। बाकी जब भी आप सेपरेशन करवाते हैं तो शार्प बैंड्स की फॉर्मेशन होती है तो विजुलाइज करना आसान होता है। बाकी जो भी प्रोटीन्स हैं उनका रिकवरी या जो आसानी से उनकी रिकवरी जो है वो इस मेथड के थ्रू करवाई जा सकती है। बाकी अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इसमें ज़्यादा होता है
कई बार जो रेजोल्यूशन है कंपैरेटिवली पेज, अगर हम पॉलीएक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रेजोल्यूशन कंपैरेटिवली कम आती है। बाकी different source and batches of agar tend to give different result and purification is often necessary, और कई बार हमें चीज़ों को अच्छे से प्योरीफाई करना पड़ता है। बाकी अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे ज़्यादा एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी रहे हैं कि अभी हमारे पास ये अगार अगार सोल्यूशन स्टेट में है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं 45 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा है, तो इनिशियली जेल कुछ इस तरह का बन रहा है। जैसे ही हमने 100 डिग्री सेल्सियस किया तो जो भी फाइनल लुक आपको यहाँ पे नज़र आ रही, तो प्रॉपर क्रॉस लिंकिंग्स आपको इस जेल में नज़र आ रही हैं। So this is the benefit of agarose gel electrophoresis as well as disadvantages as well as applications. इसी तरह से अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे पेज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ख़ास करके यहाँ पर हम SDS पेज जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। सोडियम डोडासाइल सल्फेट पॉलीएक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले तो कंपोजिशन की बात करते हैं। अगर कंपोजिशन की बात करें तो पॉलीएक्रेलामाइड जेल किस चीज़ का बना होता है, इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं, तो इसमें मेन कंपोनेंट होंगे एक्रेलामाइड मोनोमर्स हैं, साथ में हम यूज़ करते हैं अमोनियम परसल्फेट, साथ में हम टेमिड का इस्तेमाल करते हैं। तो टेमिड क्या होता है, ये टेट्रामिथाइलिन डायामीन है। साथ में हम इसमें यूज़ करते हैं मिथाइल बिस एक्रेलामाइड, साथ में क्या यूज़ करते हैं हम, मिथाइल बिस एक्रेलामाइड। इसी तरह से आपने प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी पॉलीएक्रेलामाइड की फॉर्मेशन होती है तो अमोनियम परसल्फेट प्रोवाइड करता है फ्री रेडिकल्स। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इसकी वजह से जो भी एक्रेलामाइड है वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, एक्रेलामाइड और साथ में बिस एक्रेलामाइड रिएक्शन करेंगे और हमें लॉन्ग चेन जो है वो मिलती है। और ज़्यादातर जो पॉलीएक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो प्रोटीन्स की सेपरेशन के लिए या स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स की सेपरेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पेज में जो पोर्स का साइज होता है वो कंपैरेटिवली कैसा रहता है, स्मॉल रहता है। इसी तरह से जब भी हम पॉलीएक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन हम ज़्यादातर रखते हैं 3 to 30% ऑफ द एक्रेलामाइड। तो अगर देखा जाए वही बात कि अगर वही लो कंसंट्रेशन होगी तो पोर साइज बड़ा होगा, और अगर हायर कंसंट्रेशन होगी तो पोर साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ज़्यादातर पॉलीएक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ प्रोटीन्स की सेपरेशन के लिए किया जाता है, पर्टिकुलरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज बाई मास रेशियो, और साथ में हम क्या देखते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। तो चार्ज बाई मास रेशियो और साथ में हम क्या देखते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। बाकी इसमें जो भी इफेक्ट होता है उसको हम मॉलिक्यूलर सीविंग बोलते हैं। एडवांटेजेस क्या है पॉलीएक्रेलामाइड जेल को यूज़ करने के, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं या फ़ायदे हैं। एक तो ये जेल काफ़ी स्टेबल होता है, वाइड रेंज ऑफ पीएच या वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे भी ये जेल अपनी स्टेबिलिटी लूज़ नहीं करता है। बाकी डिफरेंट पोर साइज जो है वो पॉलीएक्रेलामाइड जेल में हम अचीव कर सकते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल, और जो भी सेपरेशन स्पीड है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सेपरेशन स्पीड पॉलीएक्रेलामाइड जेल की कंपैरेटिवली अगारोस जेल से क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसी तरह से जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे कि ये जो पॉलीएक्रेलामाइड जेल जब बनता है तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे NH2C डबल बॉन्ड O CH2 दिया हुआ है। ये कंपोनेंट क्या है, ये है हमारा एक्रेलामाइड। अब हम क्या करेंगे भाई, ये जो एक्रेलामाइड है इसको रिएक्ट करवाते हैं बिस एक्रेलामाइड, मिथाइलिन बिस एक्रेलामाइड के थ्रू। इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो प्रेजेंस किस चीज़ की लेते हैं, हम यूज़ करते हैं अमोनियम परसल्फेट जो कि रेडिकल प्रोवाइड करता है। साथ में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टेमिड का यूज़ किया जाता है। तो जो भी टेमिड है, अगर हम टेमिड की बात करें, टेट्रामिथाइलिन इथेलामाइन डायामीन की बात करें, तो टेमिड यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट का काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो ध्यान देना है
कि अमोनियम सल्फेट क्या प्रोवाइड करेगा, ये तो प्रोवाइड करता है रेडिकल को। और अगर टेमेड की बात करें तो ये एज अ कैटालिस्ट का क्या करता है, काम करता है। तो कैटालिस्ट का काम टेमेड करेगा और अमोनियम सल्फेट रेडिकल को प्रोवाइड करता है। और जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ये पॉलीएक्रिलामाइड बन के तैयार है, जिसमें कि प्रॉपर क्रॉस लिंकिंग्स जो हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। इसके बाद अब एसडीएस अगर पेज की बात करते हैं तो सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, इसको हम बोलते हैं सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें बड़े अच्छे से ध्यान से आपने सुनना है कि ज़्यादातर ये प्रोटीन की सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती है एसडीएस पेज। तो प्रोटीन की सेपरेशन के लिए हम क्या करते हैं भाई, एसडीएस पेज का इस्तेमाल करते हैं। जो भी प्रोटीन की प्योरिफिकेशन है या सेपरेशन है वो डिपेंड करती है कि उनका साइज कितना है। बाकी जो भी हम प्रोटीन का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है वो भी हम इससे एनालाइज कर सकते हैं। तो एक बात क्लियर है कि सोडियम डोडेसाइल सल्फेट प्रोटीन की सेपरेशन के लिए, प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट करने के लिए, प्रोटीन की प्योरिफिकेशन करने के लिए सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा सा आपने सुनने की कोशिश करनी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए कि जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं उनका जो नेचर होता है, प्रोटीन्स एक्चुअल में एमिनो एसिड की बनी होती है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑब्वियसली दोनों चार्ज होंगे। पॉजिटिव चार्ज जो है वो NH3 की वजह से होता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से आता है। तो क्योंकि अब प्रोटीन का नेचर कैसा हो गया, एम्फोटेरिक हो गया, हम क्या करते हैं कि इस प्रोटीन के ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं किसको, सोडियम डोडेसिल सल्फेट को। क्यों अप्लाई करते हैं सोडियम डोडेसिल सल्फेट को, ताकि पूरी की पूरी प्रोटीन के ऊपर भाई नेगेटिव चार्ज आ सके। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये एक इलेक्ट्रोड की तरफ आसानी से मूव कर सकता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम क्या करवाते हैं, जो भी हमारे पास प्रोटीन है उस प्रोटीन के ऊपर हम सोडियम डोडेसाइल, जो कि एक एनायनिक डिटर्जेंट है, उसको अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद जैसे नेगेटिव चार्ज जाएगा तो सीधी सी बात है, थोड़ी समय के बाद ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है, एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में रिपल्शन शो करने शुरू कर देंगे। और उसका क्या फ़ायदा होगा कि जो भी प्रोटीन के ऊपर जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं ये टूटने शुरू हो जाएंगी, जो नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग्स हैं वो ब्रेक होने शुरू हो जाती हैं, मतलब कि प्रोटीन सेपरेट होने शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि प्रोटीन के अंदर भाई डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं, और जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं प्रोटीन के अंदर, अगर हम बात करें तो प्रोटीन के अंदर जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो ठीक है, सोडियम डोडेसाइल की वजह से नॉन कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए, लेकिन हम इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को कैसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। तो ये जो बीटा मरकैप्टो इथेनॉल है ये क्या काम करता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़कर जो भी हमारी प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि प्रोटीन्स को हम सबसे पहले सोडियम डोडेसाइल सल्फेट प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद हम बीटा मरकैप्टो इथेनॉल जो है वो अप्लाई करते हैं, ताकि प्रॉपर अच्छे ढंग से जो प्रोटीन्स हैं वो सेपरेट हो सकें। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि डीनेचुरेशन के लिए हमने एसडीएस और मरकैप्टो इथेनॉल का इस्तेमाल किया है। तो जैसा कि मैंने आपको ये सारी पॉइंट पहले ही क्लियर कर दी कि ये प्रोटीन है और प्रोटीन पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के चार्जेस हैं, एम्फोटेरिक नेचर है। हम एसडीएस को अप्लाई करेंगे और प्रोटीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि इस प्रोटीन के ऊपर अब किस तरह का चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी इसमें नॉन कोवलेंट लिंकेजेस होंगी वो आपस में ब्रेक हो जाती हैं।
जैसा कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि हम कौन कौन से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब ये हॉरिजॉन्टल है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बफर सॉल्यूशन है, स्टैकिंग जेल है, और स्टैकिंग जेल के नीचे हमने रिजॉल्विंग जेल जो है वो यूज़ किया। थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी हम जेल प्रिपेयर करते हैं तो जेल में भी टॉप पर हम स्टैकिंग जेल लेते हैं और बिलो हम रनिंग जेल या फिर रिजॉल्विंग जेल जो वो लेते हैं। और थोड़ा सा ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है कि स्टैकिंग जेल और रनिंग जेल का पीएच जो है वो सेम नहीं होता, इनके पीएच में वेरिएशन करवाई जाती हैं। स्टैकिंग जेल में प्रोटीन धीरे धीरे मूव करती है और जैसे रिजॉल्विंग जेल आता है प्रोटीन्स एकदम से मूवमेंट शो कर देती है। तो हम इसमें जैसे कि ग्लास प्लेट का यूज़ करेंगे, कॉम्स का, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रॉपर कॉम्स जो है ये बनी हुई है, साथ में क्लैंप, सैंपल, बफर, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट और साथ में ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस डायग्राम में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है कि स्टैकिंग जेल में हम प्रोटीन्स की लोडिंग करवाएंगे और रिजॉल्विंग जेल में जो स्मॉल प्रोटीन्स हैं वो सबसे आगे मूव करेंगी और जो बिग प्रोटीन्स हैं वो सबसे नज़दीक मूव करेंगी। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये प्रोटीन्स क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, ऑब्वियसली ये क्या करेंगी, अपनी मूवमेंट शो करेंगी। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ SDS पेज। इसी तरह से मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि हम इसमें स्टैकिंग जेल का यूज़ करते हैं। तो जो भी स्टैकिंग जेल है उसमें हम मैक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट आउट करेंगे और हम 4% एक्रेलामाइड जो है उसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और इसका जो मेन पर्पस होता है वो पर्पस क्या होता है स्टैकिंग जेल का, ताकि थोड़े समय के लिए जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पर अच्छे से सेपरेशन होने से पहले क्या हो जाए, अच्छे से लोड हो जाए। इसी तरह से हमारे पास आता है रनिंग जेल। तो रनिंग जेल में प्रॉपर क्या करवाई जाती है, मोबिलिटी करवाई जाती है, मूवमेंट करवाई जाती है प्रोटीन्स की। और यहाँ पर एक्रेलामाइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 15% है। और ज़्यादातर पोर साइज़ कितना मेंटेन किया जाता है, 3 to 30%। और पोर साइज़ जो है वो साइज़ कितना है, 0.2 नैनोमीटर से लेकर 0.5 नैनोमीटर का पोर साइज़ जो है वो यहाँ पे मेंटेन किया जाता है SDS पेज में। जैसा कि आप यहाँ पर बड़े अच्छे से देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे ग्लिसिनेट का यूज़ किया है, यहाँ पे भी ग्लिसिनेट का यूज़ किया है। और जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रोड्स के थ्रू अटैच कर रहे हैं, यहाँ पे ये स्टैकिंग जेल है और यहाँ पे हमने लिया हुआ है रिजॉल्विंग जेल, और ये बफर चैम्बर्स जो है वो यूज़ किए हुए हैं। भाई थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बफर का pH 8.3 लिया हुआ है, बाकी जो भी हम स्टैकिंग जेल की बात करें तो 6.7 pH है, कम pH है। लेकिन जो रिजॉल्विंग जेल है वहाँ पे pH कितना है, हाई है, 8.9 pH जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक्चुअल में जब हम इसको सेपरेट करते हैं प्रोटीन्स को, हम क्लोराइड आयंस का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लोराइड आयंस, और मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दूँ कि स्टैकिंग जेल में अरेंजमेंट कैसा होता है कि पहले क्लोराइड आयन होंगे, फिर हमारी प्रोटीन होगी और फिर हमारी ग्लाइसिन होता है। जैसे रिजॉल्विंग जेल में हम पहुंचते हैं तो रिजॉल्विंग जेल में प्रोटीन्स का बैंड अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाते हैं और जो भी हमारे पास ग्लाइसिन है वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे मूवमेंट देख ही रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोरीन होगा, प्रोटीन होगा जिसके ऊपर SDS लगा है और साथ में क्या होगा, ग्लिसिनेट है। जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करवा बैठते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जो भी प्रोटीन्स हैं वो अलग हो जाएंगी, क्लोराइड अलग हो जाएंगे और ग्लाइसिन जो है वो प्रॉपर वे में सेपरेट आउट हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोवाइड की जा रही है। ऑब्वियसली कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल चैम्बर, हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोटीन्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, हम बीटा मरकैप्टोइथेनॉल वगैरह का यूज़ करेंगे ताकि ये बॉन्ड्स अलग हो जाएं और ये हमारे पास प्रोटीन की चेन सेपरेट हो जाए। जैसे ही आप देख रहे हैं SDS, तो SDS की वजह से प्रॉपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। उसके बाद हम पॉलीक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। तो जैसे ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं वो अकॉर्डिंग टू साइज़ क्या हो जाएंगी, अकॉर्डिंग टू चार्ज क्या हो जाएंगी, सेपरेट आउट हो जाएंगी इस जेल में। सो
इसका फ़ायदा ये है कि दिस इज़ क्वाइट सिंपल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेज को बड़े आराम से जेल को तैयार किया जा सकता है और जो भी स्मॉलर प्रोटीन्स हैं वो जल्दी इसमें मूव करती हैं कंपैरेटिव टू लार्जर वन। बाकी एप्लीकेशंस देखें एसडीएस पेज के लिए तो इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। रिसर्च टूल, जो भी हम मॉलिक्यूलर वेट मेज़र करना चाहते हैं, पेप्टाइड मैपिंग है या प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन है, सैंपल की प्योरिटी है, या जो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड हम देखना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एसडीएस पेज। बाकी सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स या जो भी हम साइज एस्टेब्लिश करते हैं, ब्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट है। स्मॉल फ्रेगमेंट डीएनए के उनको सेपरेट कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट कर सकते हैं, और जो भी क्लिनिकल डायग्नोसिस हैं उसमें भी एसडीएस पेज को यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं एसडीएस पेज को यूज़ करने के? एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो इसको भाई बनाना बहुत आसान है, एग्जिबिट करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, और एंडोस्मोसिस का इफेक्ट कम होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो भी जेल प्रिपरेशन और कास्टिंग है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, और कंप्लीट रिप्रोड्यूसिबिलिटी जितनी मिलनी चाहिए वो थोड़ी सी कम मिलती है इसमें। बाकी 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर हम बात करते हैं तो 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल ज़्यादातर कहाँ पे किया जाता है? ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो हम क्या करते हैं, प्रोटीन्स की सेपरेशन करने के लिए। तो इसमें डिपेंड करता है पीएच और पीआई का कॉन्सेप्ट है कि पीएच और पीआई जहाँ पे बराबर हो जाता है वहीं पर हमारे प्रोटीन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बैंड्स की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाते हैं। इसको हम आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग भी बोलते हैं। प्रोटीन्स की सेपरेशन के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। इसी तरह से इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर हम बात करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट लेते हैं, और इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम एंटीजन और एंटीबॉडी को सेपरेट आउट करते हैं, और इसमें हम खास करके एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है कि इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और सेपरेशन किस चीज़ की करवाई जाती है, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के ऊपर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको ओवरऑल ये ऑपरेशन बताऊं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का ओवरऑल सीक्वेंस क्या रहता है, तो इसका मेन काम क्या होता है, सबसे पहले चीज़ों को हमने सेपरेट करना है, उनको फिर डिटेक्शन देनी है, और लास्ट में जाके हमने क्या करवाना होता है, उनकी क्वांटिफिकेशन करनी होती है। तो सेपरेशन करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, क्वांटिफिकेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन जब की जाती है तो प्रोसेस क्या लगता है इसमें, आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर स्टेपिंग आती है। स्टेप क्या बनते हैं कि हम जो भी एक्सेस बफर है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। हमारा जो सैंपल है वो 5 to 7 माइक्रोन लीटर के इसमें आना चाहिए। जो भी हमें प्रॉपर इलेक्ट्रोड चैम्बर है उनको प्लेसमेंट देनी है, करंट प्रॉपर अप्लाई करना चाहिए, जो भी जेल है उसको अच्छे ढंग से फिक्स और ड्राई होना चाहिए, स्टेनिंग का प्रोसेस अप्लाई होना चाहिए, और हम जो भी डेंसिटियोमेट्री है उसकी प्रॉपर स्कैनिंग करवाई जाती है जब हम इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन करते हैं उस वक्त पे। इसी तरह से कुछ चीज़ें हमें कुछ जैसे प्रोटीन्स हैं या डीएनए है नेकेड आई से विजुलाइज नहीं होते हैं, तो उनको देखने के लिए स्टेनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे जो भी प्रोटीन्स हैं उसको जैसे ही जेल में प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, हम कैसे प्रेसिपिटेट करते हैं, एसिटिक एसिड और मिथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो भी डाई का इस्तेमाल किया जाएगा वो डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का प्रोटीन्स है, उसी के आधार पर पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेनिंग जो है उसको यूज़ किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। कौन कौन सी स्टेन इसमें यूज़ होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन के लिए एमिडो ब्लैक है, या कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू है, या ब्रोमोफिनॉल ब्लू का यूज़ होता है। अगर लिपोप्रोटीन्स हैं तो उसके लिए सुडान ब्लैक यूज़ होगा। हीमोग्लोबिन है तो एमिडो ब्लैक है, कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू है, या फिर पॉनक्यूर रेड का यूज़ होता है। डीएनए के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इथीडियम ब्रोमाइड, साइबर ग्रीन या साइबर गोल्ड का यूज़ किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से जो भी स्टेनिंग का प्रोसेस है, हालांकि ये टूल एंड टेक्निक में नेक्स्ट टॉपिक भी है, तो स्टेनिंग का प्रोसेस क्या है, हम जो भी जनरल प्रोसेस है उसमें हम कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू या कैन एसिड ब्लू या एमिडो ब्लैक का यूज़ करते हैं।
स्पेसिफिक भी यूज़ हो जाती हैं। सबसे पहले हमें फिक्स करना पड़ता है, फिर स्टेन करना पड़ता है, उसके बाद हम डी स्टेनिंग जो है उसको यूज़ करते हैं। और हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग हम एलो एंजाइम की परफॉर्म करते हैं। बाकी डीएनए के लिए मैंने अभी बता दिया कि साइबर ग्रीन है, ये साइबर गोल्ड है, या इथीडियम ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है, या सिल्वर स्ट्रेनिंग या प्रोपीडियम आयोडाइड का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बाकी डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन की बात करें तो जैसे ही एक बार सेपरेशन हो जाती है स्टेनिंग करवाने के बाद, तो हम उसकी क्वांटिफिकेशन करते हैं, और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगता है हम यूज़ करते हैं डेंसिटोमीटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि सीरम प्रोटीन्स हैं भाई, तो वेवलेंथ कितनी आती है 520 से 640 नैनोमीटर की। अगर आइसोएंजाइम है 570 नैनोमीटर यूज़ होगा। लिपोप्रोटीन्स हैं तो ये बैंड कब देंगे 540 से 600 नैनोमीटर के बीच में। डीएनए के फ्रेगमेंट हैं तो जो बैंड बनते हैं वो 244 से लेकर 590 नैनोमीटर वेवलेंथ तक ये बैंड्स आते हैं, जिससे हम पार्टिकुलर चीज़ों को आइडेंटिफाई बड़े आराम से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की ओवरऑल एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की? डीएनए की सीक्वेंसिंग करवाना, मेडिकल रिसर्च पर्पस में यूज़ होते हैं, प्रोटीन का प्योरिफिकेशन है, या एग्रीकल्चरल टेस्टिंग है। जो भी हम ऑर्गेनिक एसिड या एल्केलॉइड या कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड है या अल्कोहल्स है, फिनोल है, न्यूक्लिक एसिड या इंसुलिन है, उसकी सेपरेशन के लिए फूड इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो भी हम बायोमेडिकल टर्म्स हैं जैसे कि ब्लड सीरम का आइडेंटिफिकेशन करना है, हीमोग्लोबिन की डिटेक्शन है, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन को स्टडी करना है। इसी तरह से जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो ऑटो रेडियोग्राफी भी हम इसमें क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ताकि हम देख पाएँ कि हमारी सीरम प्रोटीन के साथ आयरन बाइंड अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम टर्पिनॉइड्स या स्टीरॉयड या एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं उसके लिए भी हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी तरह से अगर किसी में थायराइड हार्मोन बढ़ा है तो उसको भी चेक करने के लिए, उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस को अप्लाई किया जाता है। इसी तरह से अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, अगर हम चाहते हैं इंसुलिन को फ्री करना है तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं पेपर क्रोमेटो इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेपर क्रोमेटो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो सेपरेशन के लिए यूज़ होती है। इंसुलिन को प्लाज्मा प्रोटीन से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, पेपर क्रोमेटो इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हैं। बाकी किडनी का डायग्नोसिस करना है, लीवर का डायग्नोसिस है, या सीवीएस परफॉर्म करना है, उसमें भी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ होती है। इसी तरह से हम एफेड्रिन जो कि एक एंटी एस्थमेटिक ड्रग है, एफिट्रा से ली जाती है, या स्कोपोलामिन है, इसको अगर हम सेपरेट आउट करना चाहते हैं एट बफर जिसका कि pH 4.2 है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करेंगे। इसी तरह से जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट और वाइटामिन की सेपरेशन के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ होती है, या फिर हम जो भी सेलुलर एंटाइटीज़ हैं या आरबीसीज हैं या एंजाइम्स हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए भी इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। तो इसके साथ इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट है। इसमें कि एसडीएस पेज के बारे में बताया गया, अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताया गया, जो भी इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक जनरल ऑपरेशन है उसके बारे में बताया गया, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग और एसडीएस पेज की एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी पीडीएफ इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।